Good morning, students. All of you. You are welcome online classes for Urmila Devi PG College रसाल बरौत प्रयागराज। छात्रों, आज हम आपको BSc थर्ड ईयर जूलॉजी में फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक जूलॉजी में सेकंड यूनिट वेक्टर एंड पेस्ट में आपको टर्माइट्स टॉपिक लिए। टर्माइट्स में हमने पिछले वीडियो में इनका जो सिस्टमेटिक पोजीशन स्ट्रक्चर हमें बता दिया और इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में आधार पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे टर्माइट्स जो इंसेक्ट हैं इनमें दो कास्ट अलग से डिवाइडेशन किया गया है, जिसमें पहला कास्ट है रिप्रोडक्टिव कास्ट और दूसरा है स्टेराइल कास्ट। तो रिप्रोडक्टिव कास्ट में आपके चार कास्ट अलग से है, जिसमें आपके किंग, क्वीन और क्या कहते हैं किंग, क्वीन और कॉम्प्लीमेंट्री कास्ट। इस तरीके से उसमें हमने आपको डिफाइन किया। एक आपका विंगेड एडल्ट कास्ट जो है, चारों कास्ट को हमने पिछले वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताया था। आज उसी रिप्रोडक्टिव कास्ट के अलावा जो दूसरी कास्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, वो है आपका स्टेराइल कास्ट। तो छात्रों, स्टेराइल कास्ट में दो वैरायटी आते हैं, एक आपका वर्कर है और दूसरा सोल्जर। इस तरीके से सोशल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे टोटल टर्माइट्स में जो कास्ट थे वो 6 कास्ट थे और 6 कास्ट में आपके विंगेड एडल्ट और कॉम्प्लीमेंट्री इस तरीके के थे। जैसे जो 6 कास्ट हैं छात्रों, तो अब यहाँ पे हम रिप्रोडक्टिव कास्ट में 4 कास्ट को दिखा दिए थे। इस तरीके से अगर मान लीजिए वो रिप्रोडक्टिव कास्ट में पहला था आपका विंगेड एडल्ट और सेकंड था आपका क्वीन और थर्ड किंग और फोर्थ कॉम्प्लीमेंट्री कास्ट। तो छात्रों, ये हमने टर्माइट्स का जब स्ट्रक्चर बताया था तो उस समय कहा गया कि टर्माइट्स एक सामाजिक कीड़ा है। टर्माइट्स इज ए सोशल इंसेक्ट, सामाजिक कीड़ा कहा जाता था। और इसी टर्माइट्स को जो होते हैं वह एक कॉलोनी में रहते थे। अब कॉलोनी के साथ साथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे टर्माइट्स को 2 कास्ट में डिवाइड किया गया था, रिप्रोडक्टिव कास्ट और स्टेराइल कास्ट। तो रिप्रोडक्टिव कास्ट में आपका विंगेड एडल्ट, क्वीन, किंग और कॉम्प्लीमेंट्री कास्ट दिखाए गए थे। और इसके बाद स्टेराइल कास्ट में आपके 2 कास्ट हैं, वर्कर और सोल्जर। तो टोटल मिलाकर के 6 जातियां जो है दिखाई जाती है टर्माइट्स की। तो अब हम विंगेड एडल्ट्स, क्वीन, किंग और कॉम्प्लीमेंट्री कास्ट के बारे में हमने आपको बताया। अब जो है स्टेराइल कास्ट
जो आपके फर्टिलाइज एग है उसके आधार पे जो है वर्कर काम करता है। अभी देखा जाए तो इसमें जैसे अभी किंग की बात आई थी, तो किंग हमेशा जो है कि वो काम करता है इनडायरेक्टली तौर से अनफर्टिलाइज्ड एग्स को वह न्यूट्रिएंटिव के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे बात ये आती है छात्रों कि अब वर्कर जो होता है वो डिपेंड करता है, वो डेवलपमेंट जब करेगा तो मेनली आपका फर्टिलाइज्ड एग्स के आधार पे जो है वो डेवलप करता है। तो वर्कर्स के जो डेफिनेशन है वो है द वर्कर आर डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग। द वर्कर आर डेवलप fertilized eggs। क्योंकि छात्रों जो कॉलोनी में जो एग्स है, जो जातियां हैं, एक तरीके से वो अपना अलग अलग कार्य करते हैं। तो जो वर्कर्स है वो टर्माइट्स की कॉलोनी में फर्टिलाइज्ड एग्स जब वो होता है उसी को डेवलप करने का काम करता है। द वर्कर आर डेवलप fertilized eggs। They are provided with well-developed mandible। They are provided with well-developed mandible, mandibles feed on woody substance। तो छात्र जो वर्कर्स है वो एक तरीके से क्या करता है कि फर्टिलाइज्ड एग्स को डेवलपिंग करने का काम करता है कि वर्कर आर डेवलप फर्टिलाइज्ड एग्स। जब अंडे जो है पूरी तरीके से निषेचित हो जाते हैं तो उसका कार्य वर्कर करता है। दे आर प्रोवाइडेड विथ वेल डेवलप्ड मैंडेबल फीड्स ऑन फूडी सब्सटेंस। कि टर्माइट्स का जो वर्कर है वह अपने मैंडेबल्स की सहायता से जो फूड मटेरियल्स है जब वो फीड करता है, क्या फीड करेगा? फूडी सब्सटेंस से। फूड मतलब लकड़ी को खाता है छात्रों। तो लकड़ी को खाने का काम आपका क्या करता है? मैंडेबल्स की सहायता से वह सब्सटेंस को, जो फूड सब्सटेंस है, जो फूडी सब्सटेंस है, फूड उनका एक मुख्य भोजन है छात्रों। तो मुख्य भोजन को जो खाते हैं वो मैंडेबल्स की सहायता से ले करके और पूरा कॉलोनी को वो क्या करता है? कॉलोनी में जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं उनको जो है डेवलप कराने का काम करता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वर्कर जो होता है वो फर्टिलाइज्ड एग्स को विकसित करने के लिए होता है। तो आगे हम बताते हैं आपको कि द फूड ऑफ द वर्कर कंसिस्ट ऑफ द फूड ऑफ द वर्कर। द फूड ऑफ द वर्कर, द फूड ऑफ वर्कर, वर्कर का क्या फूड है? फूड ऑफ वर्कर कंसिस्ट ऑफ वुड, शुगर केन, पेपर के अलावा भी बुक्स एंड अदर सेलुलोज, बुक्स एंड अदर सेलुलोज आर्टिकल्स। तो छात्र जो सेलुलोज के आर्टिकल्स हैं आप कह सकते हैं कि
उनका मेंटेनेंस होता है। अब बात ये आती है कि जो वर्कर्स है वो उसका मेन फूड क्या है? वुड है, शुगर केन है, पेपर है, बुक्स है या अदर सेलुलोज, जो कि सेलुलोज आर्टिकल्स जो दिखाए गए वो क्या है कि आपका जो वर्कर का मेन फूड मटेरियल है। अब दूसरा आता है आपका सोल्जर। तो अब हम बात ये कर सकते हैं कि जो सेकंड पॉइंट है, जो 6 जातियां, जो 6वीं जातियां हैं, वो है आपका सोल्जर। सोल्जर्स मतलब आप जानते हैं छात्रों कि सोल्जर्स मीन्स होता है सैनिक। अब एक सैनिक का काम क्या हो सकता है, आप खुद समझ सकते हैं कि सैनिक हमेशा सुरक्षा करने का काम करता है। तो सैनिक जो होता है वो मेनली जो टर्माइट्स की जो कॉलोनी है, कॉलोनी के आउट और इन, मतलब एक तरीके से बाहर और भीतर, आउटडोर इनडोर, वो ड्यूटी करता है। सोल्जर हमेशा क्या करता है कि इंसेक्ट की सहायता करता है, उनकी सुरक्षा करता है, जिससे अदर इंसेक्ट उसकी कॉलोनी में घुस करके उसको जो है क्षतिग्रस्त न करे। इसलिए सैनिक जो होता है सोल्जर, वो कॉलोनी के आउटडोर और इनडोर में रह करके पूरी सुरक्षा करता है। They are developed from unfertilized eggs and characterized by big head and highly chitinized sickle-shaped mandibbles. So the mandibbles is the 2 types. Soldiers, the mandibbles is the 2 types. That is, first type of the mandibulate type of soldier. First, the mandibulate type. Mandibulate type of soldier. Mandibulate type of soldiers having well developed jaw for having jaw for fight, having jaw, having well developed jaw, for fighting। एक तरीके से छात्रों, सोल्जर्स में जो आपके मैंडिबुलेट टाइप का जो पार्ट्स होता है वो एक तरीके से अनफर्टिलाइज्ड एग्स की सुरक्षा करता है, और जैसे ये जो आपके जबड़े हैं ये फाइटिंग का काम करते हैं, एक तरीके से लड़ने का काम करते हैं, ताकि दूसरे इंसेक्ट आकर के कॉलोनी में कोई भी घटना न कर सके। उसकी सुरक्षा करने के लिए इसमें आप जो मैंडिबुलेट टाइप का जो जबड़े होते हैं वो वर्क करते हैं। सेकंड पॉइंट जो दूसरा है, सोल्जर में दो तरीके से आपके जो है जबड़े पाए जाते हैं, मैंडिबुलेट टाइप, और दूसरा है नासूक टाइप ऑफ सोल्जर्स। द नासूक type of soldier having well developed
सोल्जर्स में दो चीज मेन है जिसके साथ साथ अब सोल्जर का काम है कि वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स को जो है एक तरीके से डेवलप, जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स है और उनके जो कैरेक्टर्स है बिग हेड या फिर हाईली कार्डिनस से जो मैंडल्स, इसमें मैंडल्स दो तरीके के होते हैं। एक मैंडल्स तो आपका जो है जो होते हैं, जो मैंडुलेट टाइप होते हैं, वो क्या करता है कि फाइटिंग करने के लिए होता है। और दूसरा नासिक टाइप ऑफ सोल्जर्स जो है होते हैं जो कि रोस्ट्रम स्प्रे, एक रोस्ट्रम पार्ट्स जो स्मेलिंग का जो गंध होती, जो स्प्रे है, जो उसकी महक है, उसको एक पहचान करके जो है बता देता है कि कोई अदर जो है इंसेक्ट मेरे पास आ रहा है, मेरी कॉलोनी को नष्ट करने के लिए आ रहा है। तो उसकी सुरक्षा के लिए जो है एब्रैक्सिस टाइप का जो है इसमें जो है पाए जाते हैं। और यही जो है इसमें, क्योंकि देखिए जितने भी इंसेक्ट हैं वह एक तरीके से स्मेल बहुत तेज लेते हैं, सूंघ करके बता देते हैं। जैसे आप जानते हैं चींटी, चींटी भी एक इंसेक्ट है और कहीं भी चीनी गिर जाता है, कहीं भी मिठास बनाता है तो कुछ समय बाद चींटी वहां पहुंच जाती है। तो इसलिए कहा जाता है छात्रों कि इंसेक्ट में सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टेराइल कास्ट थी उसमें आपके दो जो है कास्ट थी, वर्कर और सोल्जर्स। वर्कर क्या करता था, फर्टिलाइज्ड एग्स को मेंटेन करता था और वह फर्टिलाइज्ड एग्स के लिए जो वर्कर का मेन फूड है, शुगर केन है और पेपर है, बुक्स है, उसकी सहायता से वो ज़्यादातर उसकी मेंटेन करता था। और इसके साथ साथ जो है इसमें आपके जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स का काम था यह कॉलोनी को एक तरीके से सुरक्षा करना, चाहे वो अंदर की तरफ हो और चाहे बाहर की तरफ। मान लीजिए कि कोई भी इंसेक्ट इस कॉलोनी में अगर एक तरीके से अटैक करना चाहता है तो वह सोल्जर उसकी सहायता करता है। तो सोल्जर्स में आपके दो टाइप के मैंडिबुलेट जो मैंडल्स पाए जाते थे, जो कि पहला मैंडिबुलेट टाइप का था। ये इसमें क्या है कि यह सोल्जर के अंदर एक जाम होता है जिसकी सहायता से अदर इंसेक्ट को फाइटिंग करके एक तरीके से लड़ करके उसकी सुरक्षा कर सकता था। दूसरा नासुक टाइप का जो सोल्जर्स होते हैं वो एक तरीके से रोस्ट्रम पार्ट्स में इसके स्मेल को जो है पता करके एब्रैक्सिस टाइप का जो स्मेल है उससे ग्राण ग्रंथियां होती है जिसकी सहायता से वो अदर इंसेक्ट को पहचान लेता है कि हमारी कॉलोनी के पास कौन आ रहा है और उसकी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। तो छात्रों ये तो हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन में आपकी स्टेराइल कास्ट के बारे में आपको डिफाइन किया। अब हम आगे इसमें कैसे पहचानेंगे, कैसे कि इसका डैमेज क्या है। तो अगला पॉइंट आपको हम डैमेज बता रहे हैं। डैमेज तो कैसे डैमेज होगा, इसकी क्या लक्षण है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये आपके टर्माइट्स जो है, इंसेक्ट जो है, इनको इन्फेक्ट किए हैं। तो डैमेज टर्माइट्स काज है डैमेज टू वुडवर्क। तो जो टर्माइट्स है, टर्माइट्स काज है वुडवर्क्स, ये मेनली वुड को ही क्षतिग्रस्त करता है। जो इनका मेन डैमेजिंग है वो वुड है। वुड के अलावा भी इसमें आपके जो है कह सकते हैं फैंसी वुडन, फैंसी वुडन, शुगर केन, मैंगो, इन सब पार्ट को भी ये डैमेजिंग करता है। टर्माइट्स हाउस होल्ड गुड मैंगो, एप्पल, कोकोनट, शुगर केन, कॉटन, पोटैटो, इधर का हाउस होल्ड कोकोनट। तो एक तरीके से बहुत सारे जो है इसमें आपके पार्ट्स हैं जिसको ये डैमेज करता है। और इनका जो डैमेज करने का प्रोसेस है छात्रों कि टर्माइट्स तभी डैमेज कर सकता है जहां पे अगर मॉइस्चर
डैमेज बना सकता है, उस पे ऊपर उस पार्ट के ऊपर, उस पदार्थ के ऊपर, उस वस्तु के ऊपर जाकर के वो अपना जो है कॉलोनी बनाना शुरू कर देता है। और आप देखेंगे कि ऊपर केवल मिट्टी की तरह दिखाई देगा, लेकिन अगर उसकी कॉलोनी को तोड़ेंगे ढेर सारे जो है टर्माइट्स में पाए जाते हैं। तो छात्रों ये यहाँ पर डैमेज हो गया। अब यहाँ पर लाइफ साइकिल की बात आती है, लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, टर्माइट्स का जो जीवन चक्र है। अब आप समझ सकते हैं कि टर्माइट्स का जो जीवन चक्र है यह मेनली अपना जो जीवन वुड वर्क पे ही बिताता है, एक लकड़ी पे अपना पूरी कॉलोनी बना करके अपना जीवन चक्र जो है कंप्लीट करता है। और इनका जीवन चक्र का सबसे अच्छा समय होता है रेनी सीजन। छात्रों रेनी सीजन में बरसात के समय, क्योंकि हर जगह लगभग मॉइस्चर रहता है, वहाँ पे ये अपना जब कॉलोनी बनाते हैं और उस समय क्या है कि अपने खेवों कास्ट को एक साथ ले करके अपने जो है जीवन चक्र में एक तरीके से घूमते रहते हैं और वो बनाते रहते हैं। द कॉलोनाइजिंग एडल्ट स्वार्म कॉपुलेट इन एयर एंड कम डाउन ऑन द अर्थ सरफेस फॉर एग लेइंग। तो इसमें जो कॉलोनाइजिंग एडल्ट है, कॉलोनाइजिंग एडल्ट एक पूरी तरीके से ये फर्स्ट स्टेप पे स्वार्म जो होता है, इसका जो स्वार्म बनाएंगे वह आपको एयर के माध्यम में, एयर स्वार्म जो है एयर के माध्यम से जो है कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद अर्थ सरफेस पे क्या करते हैं कि एक्सफोलिएट करा देते हैं। अर्थ सरफेस पे जो है एक्सफोलिएट करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि कॉलोनाइजिंग एडल्ट जो स्वार्म बनाते हैं और वो कॉपुलेट इन एयर, जब कॉपुलेट क्या करता है स्वार्म, एयर कॉपुलेट इन स्काई, कॉपुलेट इन एयर एंड कम डाउन ऑन द अर्थ सरफेस। वो कॉपुलेट करने के बाद धीरे धीरे क्या करता है कि अर्थ पे डाउन होने लगता है। क्योंकि अब देखिए इसमें जो कॉपुलेशन है वो मेल या फीमेल जो टर्माइट्स है, किंग और क्वीन आप कर सकते हैं। जो मेल इसमें जो टर्माइट्स है वो क्या करता है कि कॉलोनाइजिंग एडल्ट स्वार्म एयर में उड़ते हुए हवा के माध्यम से आकाश में जाकर के बॉडी को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद वो फर्टिलाइज करते हैं। एक कॉपुलेशन वाला जब प्रोसेस खत्म हो जाता है तो क्या करता है कि वो आपका क्वीन धीरे धीरे जो है अर्थ सरफेस पे आकर के एक्स को लेन कर, क्या करेगा, एक्स को लेन कर देगी, वहां अपने अंडे को जो है अर्थ पे छोड़ देती है। जब तक इनकी बॉडी कंप्लीट रहती है छात्रों, तब तक ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो स्काई में होता है और हवा का माध्यम के सहारे होता है। हवा के माध्यम से वह उड़ जाते हैं और उसके बाद फिर वो स्काई में अपने बॉडी को कंप्लीट करते हैं। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन का काम खत्म हुआ वैसे ही क्वीन जो है धीरे धीरे अर्थ पे आती है। बाकी के जो इसका मेल जो टर्माइट्स होता है उसकी डेथ हो जाती है और फीमेल जब अर्थ पे आया तो वहां पे अपने एक्स को छोड़ देती है। एक्स आफ्टर 7 days इंक्यूबेशन हैचेस इनटू लार्वा। एक्स क्या करता है कि आपको एक्स 7 days फर्टिलाइजेशन के 7 days बाद वो क्या करता है कि एक तरीके से वो जो है कि हैचिंग करके 7 days के बाद जो है हैचिंग करके लार्वा का निर्माण जो है कर देते हैं। किसका निर्माण करेंगे, लार्वा। तो लार्वा जब बन जाता है तो 7 दिन के बाद जो है लार्वा पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। फ्रॉम डिफरेंट कास्ट ऑफ वर्कर सोल्जर अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ 6 months। एक इसमें लार्वा के बाद में आपके जो कास्ट है, चाहे सोल्जर हो वर्कर है, ये आपको 6 months तक पूरे तरीके से जो होते हैं। द क्वीन नाउ स्टार्ट्स लीव इन द रॉयल चैम्बर। जो क्वीन है वो एक नई कॉलोनी जो है बना करके वो रॉयल जेली का
निर्माण करता है, रायल चेम्बर का निर्माण कर देता है छात्रों। यहाँ क्या है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन 7 days eggs आफ्टर 7 days हैचेस इनटू द लार्वा, वो हैच करके लार्वा का निर्माण करता है। इसके बाद लार्वा क्या करता है कि धीरे धीरे वो सोल्जर, वर्कर, किंग, क्वीन, कॉम्प्लीमेंट्री कास्ट टोटल ये क्या करता है बनाना शुरू कर देता है छात्रों। तो ये आपके लाइफ साइकिल में जो पोर्शन है इसको हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ साथ आपका जो मेन ये है कि आपके जो कॉलोनाइजिंग एडल्ट है रिप्रोडक्टिव कास्ट की लाइफ साइकिल का काम करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव कास्ट में आपका जो विंगेड एडल्ट की बात हमने कहा है कि विंगेड एडल्ट ही कॉपुलेशन करता है और कॉपुलेशन करने के बाद जो है फीमेल अर्थ पे आकर के एक्स को ले करता है। और एक्स जैसे आज के डेट में अगर एक्स ले हुआ, आज से 7वें दिन के बाद जो है हैचिंग प्रोसेस होता है। हैचिंग के बाद वो लार्वा का निर्माण करता है और लार्वा जब बन जाता है तो लार्वा क्या करता है डिफरेंट कास्ट बना देते हैं। और लार्वा का डिफरेंट कास्ट में आपका डिफरेंट कास्ट में सब सारे कास्ट जो है क्वीन, किंग, कॉम्प्लीमेंट्री, वर्कर, सोल्जर सभी आ जाते हैं छात्रों। अब इसके बाद क्वीन नाउ स्टार्ट्स लिव टू द रॉयल जेली। तो इसके बाद क्या करते हैं क्वीन जो होती है वो रॉयल आपके जेली या रॉयल चेम्बर का निर्माण कर लेते हैं छात्रों। अब हम आपको अगला पोर्शन बताएंगे कि लाइफ साइकिल के बाद आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात आती है तो हम आपको यहाँ बता देते हैं कि जो मेन है कि प्रिवेंशन मीन्स होता है सुझाव और कंट्रोल मीन्स होता है आपका रोकथाम। कैसे हम सुझाव दें कि टर्माइट्स जो इंसेक्ट है ये हमारी फसलों को, हमारी वस्तुओं को नुकसान न करे, उससे बचा जा सकता है। अगला पॉइंट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल तो हमने आपको बता भी दिया कि प्रिवेंशन मीन्स होता है सुझाव और कंट्रोल मीन्स होता है रोकथाम। तो जो पहला प्रिवेंशन है इसमें क्या है इन एन स्टेबलाइज्ड कॉलोनी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इरेडिकेट टर्माइट्स सो इट इज बेटर फाइंड द क्वीन एंड किल हर। एक तरीके से आप समझ सकते हैं इसको इरेडिकेट किया जाए। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट ये है कि अगर हमको टर्माइट से बचना है तो एक तरीके से हम कर सकते हैं इन एन स्टेबलाइज्ड कॉलोनी इज वेरी डिफिकल्ट टू इरेडिकेट the termites, so it's better to find out the queen and kill her। तो यहाँ पे जो eradicate के बाद queen and kill her होता है तो इसमें एक तरीके से हमेशा queen बच जाती है और जो मेन आपका जो है हर एक इंसेक्ट को खत्म करने का काम करते हैं। दूसरा ये पार्ट होता है, दूसरा आपका जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है एट द टाइम ऑफ प्लांटेशन द पेट शुड बी ट्रीटेड विद 0.2% डाइएल्ड। यहाँ जब प्लांटेशन होता है छात्रों, प्लांटेशन में जैसे मानते सुपर केन का ही प्लांटेशन हुआ तो उसको स्टेलाइज करते हैं छात्रों। सबसे पहले अगर स्टेलाइज करेंगे यहाँ पे 0.2% एल्ड्रिन डाइएल्ड्रिन ये आपका केमिकल्स है जिसकी सहायता से हम उस प्लांटेशन के समय इससे जो है हम टर्माइट्स से बचने की सुरक्षा कर सकते हैं कि हमारे प्लांटेशन पे कोई असर न पड़े। तीसरा पॉइंट है फर्स्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द ट्रीज स्प्रेइंग ऑफ 1% डाइएल्ड्रिन इज क्वाइट इफेक्टिव। प्रोटेक्टिंग ट्रीज, अब जो पेड़ है उनकी सुरक्षा कैसे करेंगे? स्प्रेइंग ऑफ 1%, स्प्रेइंग ऑफ 1% डाइएल्ड्रिन का जो छिड़काव करते हैं छात्रों तो हमारे ट्रीज की सुरक्षा हो सकती है टर्माइट से। अगला पॉइंट है अल्टरनेटिवली
10% BSC dust at the rate of 20 to 25 kg per hectare should be raked। तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट 10% BSC dust, 10% BHC dust, 10% BSC dust rate of 20 to 25 kg per hectare, 20 to 25 kg पर हेक्टेयर, मतलब इतने एक हेक्टेयर में कम से कम 20 से 25 किलोग्राम आपको जो है पर हेक्टेयर में अगर हम इसका छिड़काव कर दें तो कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए हमें हमेशा जो है एक तरीके से टर्माइट से सुरक्षा करना है। तो इनका हम BSC को या डाई हुआ इन सब का जो छिड़काव है वो अच्छी तरीके से हम करें तो हमारे प्लांट्स या आपके जो है मकान या कहीं भी अगर लगते हैं तो उसकी सुरक्षा हम कर सकते हैं। अभी अगर देखा जाए तो वुड वर्क्स शुड बी पॉइंटेड विद द सोलिनम एंड डस्टेड विद द BSC आफ्टर द DDT। अगर हम देखते हैं तो अगर गन्ना जैसे बोया जाता है तो उसका प्लांटेशन जब करते हैं तो DDT पाउडर में जो है घोल बना करके उसको डुबो करके तब उसको लगाते हैं ताकि कोई समस्या न आए। तो छात्रों आज का जो हमारा टॉपिक था वो आपके स्टीराइल कास्ट, लाइफ साइकिल और उसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो कि टर्माइट्स के अंतर्गत आते हैं छात्रों। तो आज हम यहीं पे अपना टॉपिक समाप्त करते हैं।